आज हम सीखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक मजेदार सवाल से। अगर आपको एक चॉकलेट दी जाए और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमें चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक भाग मिल सके। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 3 में से एक भाग यानी कि 1/3 चॉकलेट मिलेगी। इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग व्यक्त करती है एक भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। भिन्न अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जाती है। पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या हर यानी डिनोमिनेटर और लिए गए भागों की संख्या अंश यानी न्यूमरेटर कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस भिन्न में अंश 1 हर 3 से छोटा है। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है कहलाती है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 के ही जैसे कुछ और उचित भिन्न है जैसे 3/5, 6/7 इत्यादि। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं हम भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। आपने सही सोचा। 1/3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे। इनमें से पहला भाग होगा 1/3। इसी तरह 3/5 के लिए इकाई दूरी के 5 भाग करेंगे और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3/5 व्यक्त करेंगे। इसी तरह हम 6/7 भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इन सभी के संख्या रेखा पर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए आप जरूर समझ गए होंगे कि ये सभी भिन्न 1 के बाईं ओर होने के कारण 1 से छोटे हैं और 0 के दाईं ओर होने के कारण 0 से बड़े हैं। हम कह सकते हैं कि जब भी नीचे की संख्या यानी हर ऊपर की संख्या यानी अंश से बड़ी हो तो भिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है। ऐसे भिन्न जिसका मान 0 से 1 तक होता है एक उचित भिन्न होती है। अब मान लीजिए आपको 5 चॉकलेट दी और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने के लिए कहा तो हर एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? इसके लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट का 1/3 भाग देना होगा। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास 1/3 चॉकलेट के 5 भाग आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को 5/3 चॉकलेट मिलेगी। इस भिन्न में 5 अंश और 3 हर है। क्या यह एक उचित भिन्न है? विचार करें। आपने सही पहचाना। यहाँ अंश हर से बड़ा है इसलिए यह एक उचित भिन्न नहीं हो सकती। ऐसे भिन्न जिनका अंश यानी न्यूमरेटर हर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है कहलाती है एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि आप एक भिन्न को एक बक्सा और उसमें मौजूद वस्तुओं के रूप में समझते हैं तो हर आपको बताता है कि एक बक्से में कितनी वस्तुएं रखी जा सकती है, जबकि अंश आपको बताता है कि वास्तव में बक्से में कितनी वस्तुएं हैं। विषम भिन्न का मतलब है कि बक्से की क्षमता से अधिक वस्तुएं हैं यानी कि इन वस्तुओं को रखने के लिए 1 से अधिक बक्से आवश्यक है। कुछ और विषम भिन्न है 7/2, 11/3, 16/7 इत्यादि। आइए इन्हें भी संख्या रेखा पर निरूपित करें। 7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले हम इकाई दूरी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे और 7 भाग लेंगे। इसी तरह 11/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 11 भाग लेंगे। इसी तरह 16/7 के लिए संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 7 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 16 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें से हर एक भिन्न 1 के दाईं ओर है इसलिए 1 से बड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश बटा के नीचे की संख्या यानी हर से बड़ी होगी तो ऐसे भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। ऐसी सभी भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। 5 चॉकलेट को 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने का एक और तरीका भी है। पहले हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 चॉकलेट देंगे और बची 2 चॉकलेटों में से
हर एक के 3 भाग बनाकर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 2 भाग देंगे। इस तरह से अब प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पूर्ण चॉकलेट है और 3 में से 2 भाग है। इसे हम 1 सहित 2/3 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भिन्न में एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है और एक उचित भिन्न है। ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 सही 2/3 के अलावा मिश्रित भिन्न के और उदाहरण है 1 सही 1/2, 2 सही 1/4, 3 सही 3/5 इत्यादि। तो आज हमने सीखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे। निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित उदाहरण। निम्नलिखित में से उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानिए। जब भी बटा के नीचे की संख्या यानी हर बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश से बड़ी होती है तो यह एक उचित भिन्न होती है। इस भिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है। दी संख्याओं में 23/25 और 13/19 उचित भिन्न है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं जब बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश बटा के नीचे की संख्या यानी हर से बड़ी होती है तो कौन सी भिन्न होती है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक विषम भिन्न होती है। इस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। दी संख्याओं में 13/7 और 17/14 विषम भिन्न है। इसी प्रकार ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न। इस तरह से दी संख्याओं में 1 सही 3/8 और 5 सही 12/17 मिश्रित भिन्न है। अब हम भिन्नों में परिवर्तन से संबंधित उदाहरण देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए समझे भिन्नों में परिवर्तन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने 5 चॉकलेट ली, हमें इन्हें 3 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हम हर एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे। अब हर एक चॉकलेट का एक हिस्सा एक भाग में रखकर सभी चॉकलेट के 3 बराबर भाग बना लेंगे। तो बताइए हर एक भाग में कितनी चॉकलेट आएगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि हमने प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से किए, इसलिए हम हर यानी डिनोमिनेटर लिखेंगे 3 और हमने 5 हिस्से लिए, इसलिए अंश यानी न्यूमरेटर होगा 5। इस तरह से हर एक भाग में 5/3 चॉकलेट आएगी। यह एक विषम भिन्न है। आइए इसका मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करें। अगर हम इन 5 भागों में से 3 भाग लेकर इन्हें जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण चॉकलेट मिलेगी। तो बताइए बची चॉकलेट के लिए भिन्न क्या होगी? चूंकि यहाँ 3 में से 2 भाग बचे हैं, इसलिए भिन्न होगी 2/3। इस तरह से एक पूर्ण और 2/3 चॉकलेट एक साथ 1 सही 2/3 इस प्रकार भी व्यक्त की जा सकती है। गणित में यह परिवर्तन करने के लिए हम अंश को हर से भाग देते हैं, यानी कि भिन्न 5/3 को विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर हम भाग देकर भागफल यानी कोशेंट और शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त करते हैं और फिर मिश्रित भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इससे मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी 1 सही 2/3। इसी तरह अगर मिश्रित भिन्न 1 सही 2/3 का विषम भिन्न में परिवर्तन करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर 3 है, इसलिए हम सभी पूर्ण चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाएंगे। यहाँ सभी भागों की गिनती है 5 और हर है 3, इसलिए विषम भिन्न लिखी जाएगी 5/3। गणित में यह परिवर्तन करने के लिए पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 1 को 3 से गुणा कर इसमें 2 जोड़ने पर परिणाम 5 प्राप्त होगा। यानी कि पहले हम सभी लिए गए भागों की संख्या प्राप्त करते हैं और फिर परिणाम के नीचे एक पूर्ण को कितने भागों में विभाजित किया है इसकी संख्या हर के स्थान पर रखते हैं। इससे हमें भिन्न 5/3 प्राप्त होती है जो एक विषम भिन्न है।
इस प्रकार हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर 40 मीटर रस्सी के 7 भाग बनाने हैं तो हर एक भाग की लंबाई 40 का 7 से विभाजन की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। इसी को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं 40/7 मीटर। इस तरह से पहला ऑप्शन सही है। 40/7 मीटर यह लंबाई विषम भिन्न के रूप में व्यक्त की गई है। आइए इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम अंश 40 को हर 7 से भाग देते हैं, यानी कि 40/7 के रूप में व्यक्त करते हैं। भाग देने पर भागफल 5 मिलता है और शेषफल 5 मिलता है और फिर हम मिश्रित भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस तरह से यहाँ मिश्रित भिन्न होगी 5 सही 5/7, यानी कि दूसरा कथन भी सही है। आज हमने देखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणा, लिखित प्रकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, मोना और रीना भिन्नों यानी फ्रैक्शंस पर अपना होमवर्क कर रही है। उनको 7/4 को मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में परिवर्तन करना था। 7/4 के मिश्रित भिन्न मोना ने 3 सही 1/4 और रीना ने 1 सही 3/4 लिखी। क्या आप बता सकते हैं किसने सही मिश्रित भिन्न लिखी? कई बार विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करते समय भागफल और शेषफल को भिन्न में सही प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे 7/4 के लिए 7 को 4 से विभाजित किया जाता है, जिससे 1 भागफल और 3 शेषफल प्राप्त किया जाता है। लेकिन मिश्रित भिन्न लिखते समय पूर्ण के स्थान पर शेषफल को लिखा जाता है और अंश के स्थान पर भागफल को लिखा जाता है। इससे गलत जवाब 3 सही 1/4 प्राप्त होता है, यानी कि मोना का जवाब गलत है। सही समझ यह है कि भागफल को पूर्ण के स्थान पर लिखा जाता है और शेषफल को अंश के स्थान पर। इस समझ से सही मिश्रित भिन्न हुई 1 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, किसी छड़ी के 7 बराबर भाग करने पर हर एक भाग की लंबाई 2 सही 3/7 इंच मिलती है। इस लंबाई का विषम भिन्न में परिवर्तन क्या होगा? मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करते समय कई बार पूर्ण को अंश के साथ गुणा कर प्राप्त होने वाला परिणाम अंश के स्थान पर लिखा जाता है। इससे 6/7 इंच यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 2 को 7 से गुणा कर इसमें 3 जोड़ेंगे, इससे परिणाम 17 प्राप्त होगा और फिर परिणाम के नीचे हर 7 रखे तो विषम भिन्न 17/7 इंच प्राप्त होती है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। कई बार विषम भिन्न प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्या और अंश स्थान पर लिखी संख्या को एक साथ रख दिया जाता है। इस समझ से भी गलत जवाब ऑप्शन तीसरा यानी 23/7 इंच प्राप्त होता है। मिथ्या धारणा 3, समीर ने कागज से बने 3 वृत्त लिए और हर एक के 8 भाग किए। अगर समीर इनमें से 11 भाग लेता है तो उसके द्वारा लिए गए भागों के लिए भिन्न क्या होगी? चूंकि समीर कागज से बने हर एक वृत्त के 8 भाग बनाता है, इसलिए कई बार यह समझ बन जाती है कि कुल भागों की संख्या 24 है। चूंकि कुल भागों की संख्या हर के स्थान पर लिखी जाती है, इसलिए भिन्न का हर 24 होगा, यह समझ बन जाती है। इसी प्रकार लिए गए भाग है 11, जो अंश के स्थान पर व्यक्त किए जाते हैं। इस तरह से दिए कथन के लिए भिन्न 11/24 व्यक्त की जाती है। यह गलत समझ है। यहाँ गलती हुई है हर के सही अर्थ को समझने की। पूर्ण के जितने बराबर भाग किए जाते हैं वह संख्या हर होती है। जैसे यहाँ एक वृत्त के 8 बराबर भाग बनाए हैं, इसलिए 8 यह संख्या हर होगी। समीर ने कागज के हर एक वृत्त को 8 बराबर भागों में विभाजित किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक पूर्ण बनता है 8 भागों से। कागज के वृत्त को विभाजित कर इनमें से समीर ने 11 भाग लिए। इनमें से 8 भाग व्यवस्थित कर हम एक पूर्ण बना सकते हैं। अब बचे 3 भाग।
क्या आप बता सकते हैं ये पूर्ण का कौन सा भाग है? ये पूर्ण का 3/8 भाग है। इस तरह से एक पूर्ण और पूर्ण का 3/8 भाग लिखकर भिन्न एक सही 3/8 व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा एक सही जवाब है। यह एक मिश्रित भिन्न है। आइए इसे विषम भिन्न में व्यक्त करें। किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 1 को 8 से गुणा कर इसमें 3 जोड़ेंगे, इससे परिणाम 11 प्राप्त होगा और फिर परिणाम के नीचे हर 8 रखे तो विषम भिन्न 11/8 प्राप्त होती है। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हर के स्थान पर किसी एक पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या लिखी जाती है और अंश के स्थान पर लिए गए भागों की संख्या, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी सही है। चूंकि ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा दोनों सही है, इसलिए हम जवाब देंगे ऑप्शन 4। इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। निशा बहुत अच्छी चाय बनाती है। वह प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। जरा सोचिए, अगर उसे 5 कप चाय बनानी होगी तो उसे कितनी चीनी की जरूरत होगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें भिन्नों का गुणन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणन करना है, तो आइए सीखे पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन कैसे किया जाता है। निशा प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। यह एक भिन्न है। इसमें अंश 2 हर 3 से छोटा है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है एक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। हमें पता करना है कि प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी के हिसाब से 5 कप चाय के लिए कितनी चीनी लगेगी। हम कह सकते हैं कि 1 कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी लगती है। इसलिए 5 कप चाय के लिए 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 इतनी चीनी आवश्यक होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2/3 को 5 बार जोड़ा गया है, इसलिए इसे हम गुणन 5 गुना 2/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 5 गुना 2/3 बराबर 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3। अब यहाँ देखिए, इन सभी भिन्नों का हर बराबर है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर हो समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जरा सोचिए, अगर भिन्नों का हर बराबर ना हो तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? सोचिए। सही सोचा। ऐसे भिन्न असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ हम समान भिन्नों का योग कर रहे हैं। समान भिन्नों का योग करने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। इस प्रकार 5 बार 2/3 जोड़ने पर हमें योग प्राप्त होगा 10/3। इसलिए 5 गुना 2/3 के गुणन का परिणाम है 10/3, जिसका मतलब है कि निशा को 5 कप चाय बनाने के लिए 10/3 चम्मच चीनी लगेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन करते समय हम पूर्ण संख्या को अंश से गुना करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। यहाँ भिन्न का अंश 10 हर 3 से बड़ा है। ऐसी भिन्न एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। 10/3 में 3 पूर्ण है और 1/3 पूर्ण का भाग है। इसलिए 10/3 को हम 3 और 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी भिन्न जिसे एक पूर्ण और उचित भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जरा सोचिए, अगर हमें किसी मिश्रित भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे और फिर इसके अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। भिन्न प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में भी प्रयोग की जाती है। आइए इसे समझे। यहाँ 6 केले हैं। क्या आप बता सकते हैं इन 6 केलों का 2/3 भाग क्या होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं।
यहाँ पहले हमें 6 केलों के 3 समूह बनाने होंगे और इनमें से 2 समूहों को लेना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 केलों का 2/3 भाग होता है 4 केले। इसी को हम गुणन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। 6 केलों का 2/3 भाग बराबर 2/3 गुना 6। इसे हल करने का एक तरीका है कि पहले हम अंश 2 को 6 से गुना कर सकते हैं और फिर प्राप्त परिणाम 12 को हर 3 से विभाजित करते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होता है 4। या इसे हल करने के लिए पहले हम 6 को हर 3 से विभाजित करते हैं, फिर इसके परिणाम 2 को अंश 2 से गुना करते हैं। इससे भी परिणाम प्राप्त होता है 4। इस प्रकार भिन्न का प्रयोग प्रचालक का के रूप में होता है। आज हमने सीखा भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। अगले वीडियो में सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन। हमने भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन सीखा और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग सीखा। इस आधार पर अब हम सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 4/5 का 1/2 भाग कितना होगा। आइए इसे पता करें। यहाँ भिन्न 4/5 व्यक्त करती है एक पूर्ण के 5 बराबर भागों में से 4 भाग। इनका 1/2 भाग पता करने के लिए हम इन छायांकित 4 भागों के 2 समूह बनाएंगे और इनमें से एक समूह को लेंगे। यह समूह 4/5 के 1/2 भाग को निरूपित करता है। अगर हम देखें तो यह भाग पूर्ण के सभी 5 भागों में से 2 भागों से बना है, जिसे 2/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 का 1/2 भाग बराबर है 2/5 के। हम इसे 1/2 गुना 4/5 के गुणन से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक वर्ग के 5 भागों में से 4 भागों को छायांकित कर भिन्न 4/5 को निरूपित किया है। इसी प्रकार हम 1/2 को इस प्रकार निरूपित करेंगे। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग इनके गुणन का परिणाम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुल 10 भाग है, जिनमें से 4 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए यह भाग पूर्ण वर्ग की 4 दशांश भिन्न है। अगर हम इन 10 बराबर भागों को 5 बराबर भागों में रूपांतरण करें तो अब यहाँ 5 बराबर भागों में से 2 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए हम 4 दशांश को 2/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुना 4/5 बराबर है 2/5 के, या 4/5 का 1/2 भाग बराबर 2/5 है। गणित में 2 भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 4/5 गुना 1/2 बराबर 4 गुना 1 बटे 5 गुना 2 बराबर 4 दशांश बराबर, जिसे हम 2/5 भी लिख सकते हैं। इसलिए जब भी भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग हो तो हमें गुणन की संक्रिया करनी चाहिए। आज हमने सीखा भिन्नों का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसकी समझ और अच्छे से बनाएंगे। संबंधित कुछ उदाहरण। मीना 9 मीटर रिबन का 2/3 भाग काट लेती है, तो उसके द्वारा ली गई रिबन कितनी लंबी है। मीना ने कितनी लंबी रिबन ली है यह पता करने के लिए हमें 9 मीटर का 2/3 भाग कितना होगा यह पता करना होगा। मान लीजिए यहाँ एक रिबन है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इनमें से 9 भाग व्यक्त करेंगे 9 मीटर। हमें इसमें से 2/3 भाग प्राप्त करना है, इसलिए हम इन 9 भागों में से 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मीना ने मीटर के कुल 10 भागों में से 6 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा ली गई रिबन 6 मीटर लंबी है। इसे सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/5 मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को गणित में हम गुणन के उपयोग से हल करते हैं। जैसे यहाँ 9 मीटर रिबन का 2/3 भाग प्राप्त करने के लिए हम 2/3 गुना 9 दशांश करेंगे। यहाँ हम अंशों का
और हरों का गुणन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से 9 को विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार 10 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। विभाजन करने पर हमें रिबन की लंबाई प्राप्त होगी 3 पंचमांश मीटर। अगला उदाहरण, एक बड़े बर्तन में 1 और 1/2 लीटर दूध रखा हुआ था। यदि हरीश इसमें से 1/4 भाग पीता है तो बताइए उसने कितना लीटर दूध पिया। हरीश ने 1 और 1/2 लीटर दूध का 1/4 भाग पिया, तो उसने कितना दूध पिया? यह 1/4 गुना 1 और 1/2 के गुणनफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने के लिए पहले हम मिश्रित भिन्न 1 और 1/2 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम हर 2 से पूर्ण 1 को गुणा करेंगे और अंश को परिणाम 2 में जोड़ेंगे। इससे हमें विषम भिन्न का अंश प्राप्त होगा 3। फिर हम हर 2 को वैसा का वैसा रखेंगे, इसलिए 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2। अब आइए पता करते हैं 1/4 गुना 3/2 का गुणनफल क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंश का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इस तरह से यहाँ हम अंश 1 और अंश 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश 3 प्राप्त होगा। फिर हम हर 4 को हर 2 से गुणा करेंगे, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 8। इस प्रकार 1/4 गुना 3/2 बराबर है 3/8 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरीश ने 3/8 लीटर दूध पिया। आज हमने देखे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए चित्र के छायांकित भाग के गुणन के रूप में निरूपित करता है? कई बार बच्चे भिन्नों के गुणन को कैसे किया जाता है यह रटकर याद कर लेते हैं, वे इसे समझते हुए नहीं चलते। इस कारण दिए चित्र के छायांकित भाग को गुणन के रूप में गलत प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल में 4 छायांकित भाग है, इसलिए 3 आयत का छायांकित भाग 3 गुना 4 इस गुणन से पता किया जा सकता है। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यह 4/6 भाग 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे गुणन के रूप में 3 गुना 4/6 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ 3 पूर्ण का 4/6 भाग लिया गया है, इसलिए हम इसे 4/6 गुना 3 इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 2, निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। इसमें से उसने 3/5 भाग की सब्जी बनाई। पता कीजिए उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यहाँ निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू के 3/5 भाग का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया है। उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई यह पता करने के लिए हमें 3/4 किलोग्राम का 3/5 भाग कितना होता है यह पता करना होगा। इसके लिए हमें 3/5 गुना 3/4 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम अंशों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार हम हरों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होता है 20। इसीलिए सही परिणाम है 9/20 किलोग्राम, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 सही जवाब है। कुछ बच्चे दिए सवाल को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि निशा ने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई, यह पता करने के लिए उन्हें 3/4 से 3/5 का व्यवकलन करना होगा। वे व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करते हैं 3/20। दिए सवाल का यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अब आइए देखें भिन्नों के गुणन के संदर्भ में की जाने वाली कुछ साधारण गलतियाँ। जब बच्चों को किन्हीं 2 भिन्नों जैसे 2/3 और 3/4 का गुणनफल पता करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ बच्चे पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं, फिर वे इन्हें जोड़ते हैं। यह गलत समझ है।
सही समझ यह है कि परिणाम का अंश भिन्नों के अंशों का गुणनफल होता है और परिणाम का हर भिन्नों के हरों का गुणनफल होता है। इसलिए सही जवाब है 6/12, जिसे 1/2 इस सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है। कुछ बच्चे भिन्न का प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं। जैसे अगर उन्हें पूछा जाए कि 6 का 2/3 क्या होगा, तो वे 6 में से 2/3 को घटाने की कोशिश करते हैं। यह एक गलत समझ है। यह समझना जरूरी है कि जब भी हम प्रचालक का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें गुणन करना होगा। जैसे यहाँ 2/3 गुना 6 करना होगा, जिसका परिणाम होगा 4। अगर गुणन में दो भिन्नों का हर बराबर ना हो तो कुछ बच्चे इनका हर बराबर करने की भी कोशिश करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। दो भिन्नों का गुणन करने के लिए अंशों का गुणन और हरों का गुणन अलग अलग किया जाता है और परिणाम के अंश और हर के स्थान पर लिखा जाता है। आज हमने देखी भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और भिन्नों का विभाजन। मान लीजिए आपके पास 6 चॉकलेट है। अगर आपको इनमें से 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर 2 चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो 6 चॉकलेट में से 6 विभाजित 2 समूह बनाए जा सकते हैं, यानी कि 3 समूह बनाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको इतने ही चॉकलेट में से आधी चॉकलेट का एक समूह बनाना हो तो आप कितने समूह बना पाएंगे? यह पता करने के लिए आपको 1/2 से 6 को विभाजित करना होगा। यहाँ हमें पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1/2 चॉकलेट का समूह बनाने के लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 2 बराबर भाग करने होंगे। इसलिए 6 चॉकलेट के 2 बराबर भाग बनाने पर हमें 6 गुना 2 भाग यानी कि 12 भाग प्राप्त होंगे। हम कह सकते हैं कि 6 विभाजित 1/2 बराबर 6 गुना 2 बराबर 12। यह 2 और 1/2 एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। इसी प्रकार 5 और 1/5 भी व्युत्क्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि 4/7 और 7/4 व्युत्क्रम है या नहीं? सोचिए। सही सोचा आपने। इनका गुणनफल 1 है, इसलिए ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम की समझ से हम भिन्नों का विभाजन आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से एक पूर्ण संख्या को भिन्न से विभाजित करते समय हम पूर्ण संख्या को वैसा का वैसा लिखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो आइए भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ और स्थितियां देखें। मान लीजिए इस बोतल में 3/4 लीटर जूस है। अगर इसे 6 बच्चों में बराबर रूप से बांटना हो तो प्रत्येक बच्चे को कितना जूस मिलेगा? इसे पता करने के लिए हमें 3/4 को 6 से विभाजित करना होगा। यहाँ हम एक भिन्न को पूर्ण संख्या से विभाजित कर रहे हैं। आइए इसका परिणाम ज्ञात करें। मान लीजिए इस पट्टी को हम एक पूर्ण मानते हैं। बोतल में 3/4 लीटर जूस है। इसे निरूपित करने के लिए हम पट्टी के 4 बराबर भाग बनाएंगे। संख्या रेखा पर पहला भाग व्यक्त किया जाएगा 1/4 से, दूसरा भाग व्यक्त किया जाएगा 2/4 से, तीसरा भाग व्यक्त किया जाएगा 3/4 से और चौथा भाग व्यक्त किया जाएगा 4/4 से, यानी कि 1 से। इन 4 भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, इसलिए हम 3 भागों को छायांकित करेंगे। ये 3 छायांकित भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 3/4। चूँकि 3/4 लीटर जूस 6 बच्चों में बराबर रूप से बांटा जाना है, इसलिए हमें छायांकित भाग के 6 बराबर भाग बनाने होंगे। सोचिए यह हम कैसे करेंगे? चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमें प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करना होगा, जिससे कि छायांकित भाग के कुल 6 भाग बन जाए। अब यहाँ कुल 8 भाग है। आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, छायांकित भाग को 6 बराबर भागों में बांटने पर
प्रत्येक भाग 1/8 है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1/8 लीटर जूस प्राप्त होगा। इसलिए 3/4 विभाजित 6 बराबर 1/8 है। गणित में 3/4 विभाजित 6 को हल करने के लिए हम पहली संख्या 3/4 को वैसा का वैसा लिखते हैं, फिर इसे दूसरी संख्या 6 के व्युत्क्रम 1/6 से गुणा करते हैं। इससे हमें परिणाम प्राप्त होता है 1/8। 3/4 विभाजित 6 बराबर 3/4 गुना 1/6 बराबर 1/8 है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को 1/8 लीटर जूस मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि एक संख्या से विभाजन का अर्थ है उसके व्युत्क्रम से गुणन। अब मान लीजिए अगर हमारे पास 2.5 मीटर यानी कि 2 और 1/2 मीटर लंबी रिबन है और हमें इसमें से 3/4 मीटर यानी कि 3/4 मीटर लंबे भाग बनाने हो तो हम कितने भाग बना पाएंगे? सोचिए। सही सोचा। यहाँ भी हमें 2 और 1/2 मीटर लंबाई को 3/4 मीटर लंबाई से विभाजित करना होगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2 और 1/2 एक मिश्रित भिन्न है। भिन्नों के विभाजन में पहले हम मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ हम 2 और 1/2 को 5/2 लिखेंगे, तो अब विभाजन बन जाएगा 5/2 विभाजित 3/4। तो बताइए इसे हम कैसे हल करेंगे? सोचिए। सही सोचा। हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे, फिर विभाजन का चिन्ह बदलकर गुणन का चिन्ह लिखेंगे और फिर दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम लेंगे, यानी कि 5/2 विभाजित 3/4 बराबर 5/2 गुना 4/3 बराबर 10/3, यानी कि हम 2.5 मीटर लंबे रिबन से 3/4 मीटर लंबे 10/3 भाग बना पाएंगे। हम कह सकते हैं कि भिन्नों के विभाजन में भी हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा लिखते हैं और फिर इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो आज हमने सीखा भिन्नों का विभाजन। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे कुछ उदाहरण। अगर 7/10 भाग के 14 बराबर भाग बनाने हो तो प्रत्येक भाग का माप कितना होगा? आइए इसे हल करें। हमें 7/10 के 14 भाग बनाकर प्रत्येक भाग का माप कितना है यह पता करना है। तो आइए पहले एक पट्टी के 10 बराबर भाग बनाकर इनमें से 7 भाग छायांकित करें। छायांकित भाग भिन्न 7/10 को निरूपित करता है। जरा सोचिए, अब हम छायांकित भाग के 14 बराबर भाग कैसे बनाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम प्रत्येक भाग के 2 बराबर भाग बनाएं, तो 7/10 छायांकित भाग के कुल 14 बराबर भाग बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक भाग पूर्ण पट्टी के सभी 20 भागों में से एक है, जिसे हम भिन्न 1/20 से निरूपित करते हैं। तो प्रत्येक भाग का माप होगा 1/20। आइए इसे गणित में हल करें। यहाँ प्रत्येक भाग का माप पता करने के लिए हमें 7/10 को 14 से विभाजित करना होगा। इसे हल करने के लिए हम पहली भिन्न को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यह 14 का व्युत्क्रम है 1/14। इसलिए 7/10 भाग के 14 भाग बनाने हो तो प्रत्येक भाग का माप होगा 1/20। अगला उदाहरण। डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है और उसे प्रत्येक दिन एक गोली का 3/4 भाग लेने के लिए कहा है। पता कीजिए निशा सभी गोलियां कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है। मान लीजिए यहाँ प्रत्येक वृत्त एक गोली है। निशा प्रत्येक दिन गोली का 3/4 भाग सेवन करती है। पहले दिन गोली का 3/4 भाग सेवन करने पर 1/4 भाग बच जाएगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे दिन भी गोली का 3/4 भाग सेवन करने पर 1/4 भाग बच जाएगा। अगर हम बचे भागों को जोड़े तो हमें गोली का 3/4 भाग प्राप्त होगा, जिसे निशा चौथे दिन ले सकती है। इस तरह से निशा 3 गोलियां 4 दिनों में ले पाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि निशा 3 गुना 4 गोलियां 4 गुना 4 दिनों में ले पाएगी,
यानी कि 12 गोलियां 16 दिनों में ले पाएगी। इसीलिए दिए सवाल का जवाब है 16 दिन। आइए इसे गणित में हल करें। निशा एक दिन में गोली का 3/4 भाग लेती है। डॉक्टर ने निशा को 12 गोलियां दी है। निशा सभी गोलियां कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी, यह पता करने के लिए हमें 12 को 3/4 से विभाजित करना होगा। विभाजन को हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यहाँ 3/4 का व्युक्त क्रम है 4/3। इसे ही हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इसलिए निशा 16 दिनों में सभी गोलियां समाप्त कर पाएगी। अगला उदाहरण, एक प्लम्बर 7 और 1/2 मीटर लंबाई वाला पाइप लाता है। उसे 1 और 1/2 मीटर लंबाई के हिस्से की जरूरत है। पता कीजिए उसे 7 और 1/2 मीटर लंबाई वाले पाइप से 1 और 1/2 मीटर लंबाई के कितने हिस्से प्राप्त होंगे। उदाहरण से पता चलता है कि प्लम्बर द्वारा लाए हुए पाइप की कुल लंबाई 7 और 1/2 मीटर है। अगर उसे इस पाइप में से 1 और 1/2 मीटर लंबाई के भाग बनाने हो तो उसे 7 और 1/2 विभाजित 1 और 1/2 हिस्से प्राप्त होंगे। आइए इस विभाजन का परिणाम ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे हल किया जा सकेगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर विभाजन में मिश्रित भिन्न हो तो पहले हम इसे विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। यहाँ 7 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 15/2 और 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2, यानी कि 7 और 1/2 विभाजित 1 और 1/2 बराबर है 15/2 विभाजित 3/2 के। इसे हल करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इसे दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। यहाँ 3/2 का व्युक्त क्रम है 2/3। इसे हल करने के लिए हम अंशों का गुणन करेंगे जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा 30 और फिर हम हरों का गुणा करेंगे जिससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 6। फिर हम इसे सरलतम रूप में लाएंगे। यहाँ अंश और हर को 6 से विभाजित करने पर हमें सरलतम रूप प्राप्त होगा 5/1 यानी कि 5। तो हम कह सकते हैं कि प्लम्बर को कुल 5 भाग प्राप्त होंगे। आज हमने देखे भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। माँ ने बच्चों से पूछा 4 को आधा से विभाजित करने पर परिणाम क्या आएगा। अनुराग ने इसका जवाब दिया 2 और राशि ने इसका जवाब दिया 8। तो दोनों में से किसने सही जवाब दिया? कई बार बच्चे यह समझते हैं कि आधे से भाग देना मतलब संख्या का आधा करना है। इस मिथ्या धारणा के कारण अनुराग ने 4 विभाजित आधा का परिणाम 2 बताया। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सही समझ यह है कि 4 को आधे से भाग देना मतलब 4 को आधे के व्युक्त क्रम यानी रेसिप्रोकल 2 से गुना करना है जिसका परिणाम है 8, यानी कि राशि की समझ सही है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन 2। कई बार बच्चे सही परिणाम 8 पता कर लेते हैं लेकिन वे इसे गलत मानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि विभाजन का परिणाम कभी भी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। यह भी एक गलत समझ है। ध्यान रहे, विभाजन का परिणाम विभाजन की जाने वाली संख्याओं से बड़ा आ सकता है। मिथ्या धारणा 2। अगर 1/21 मीटर कपड़े के 7 बराबर भाग बनाए जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भाग की लंबाई पता करने के लिए कुल लंबाई को भागों की संख्या से विभाजित करना होगा, यानी कि 1/21 को 7 से विभाजित करना होगा। कई बार बच्चे एक भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देते समय हर को विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ 1/21 को 7 से विभाजित करते समय परिणाम प्राप्त किया जाता है 1/3। यह गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। सही समझ यह है कि हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युक्त क्रम से उसे गुणा करते हैं,
यानी कि 1/21 विभाजित 7 बराबर 1/21 गुणा 1/7 बराबर 1/147। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। अब आइए देखें कुछ साधारण गलतियां। मान लीजिए 5/6 विभाजित 7/8 का परिणाम पता करना है, तो कुछ बच्चे यह रट लेते हैं कि विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए विभाजन के चिन्ह को गुणन के चिन्ह से बदलते हैं, फिर दूसरी संख्या का अंश और हर उल्टा करके लिखते हैं। कभी कभी वे विभाजन का चिन्ह गुणन से तो बदलते हैं, लेकिन दूसरी संख्या का व्युत्क्रम लेना भूल जाते हैं और संख्याओं का जैसे है वैसे गुणन करते हैं। इस तरह से अंशों का गुणन कर परिणाम का अंश 35 पता किया जाता है। इसी प्रकार हरों का गुणा करके परिणाम का हर 48 पता किया जाता है। इससे उन्हें गलत जवाब 35/48 प्राप्त होता है। कुछ बच्चे दूसरी संख्या का व्युक्त क्रम लेने के स्थान पर पहली संख्या का व्युक्त क्रम लेते हैं। इस प्रकार से वे गलत परिणाम 42/40 प्राप्त करते हैं। यह समझना जरूरी है कि हम पहली संख्या नहीं बदल सकते। सही समझ यह है कि दो भिन्नों का विभाजन करते समय हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से उसे गुणा करते हैं। आज हमने देखी भिन्नों के विभाजन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलती संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। दिए चित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितना जूस है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 2 पूर्ण गिलास और 1 आधा गिलास जूस से भरा है, यानी कि यहाँ कुल 2 और 1/2 गिलास जूस है, जिसे हम 5/2 से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अंश 5 और हर 2 दोनों को 5 से गुणा करें तो हमें ऐसी भिन्न प्राप्त होगी जिसका हर 10 है। किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 जैसी संख्या होगी तो इसे हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं, जिसमें दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्ण संख्या और दशमलव बिंदु के दाईं ओर पूर्ण का भाग व्यक्त किया जाता है। दशमलव बिंदु के साथ व्यक्त की गई संख्या एक दशमलव संख्या कहलाती है। पिछली कक्षा में हमने दशमलव संख्याओं का योग और व्यवकलन सीखा। अब हम सीखेंगे इनका गुणन। मान लीजिए एक गिलास में 0.2 लीटर जूस भरा जा सकता है। यदि हमें पता करना हो कि 4 गिलास में कितना लीटर जूस भरा जा सकता है, तो इसे पता करने के लिए हमें 0.2 और 4 का गुणन करना होगा। तो आइए 4 गुना 0.2 का परिणाम ज्ञात करें। दशमलव संख्या 0.2 को हम भिन्न के रूप में 2/10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम एक वर्ग को इकाई मानेंगे तो इस वर्ग के 10 बराबर भागों में से 2 भाग 2/10 हैं। चूँकि 0.2 यानी 2/10 को 4 बार दोहराया गया है, इसलिए हम इन 2 भागों को 4 बार दोहराएंगे। इससे हमें 10 में से कुल 8 छायांकित भाग प्राप्त होंगे, यानी कि कुल छायांकित भाग होगा 8/10। इसे हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं 0.8 से। इसलिए हम कहते हैं कि 4 गुना 0.2 बराबर 0.8 है, यानी कि 4 गिलास में कुल 0.8 लीटर जूस भरा जा सकता है। दशमलव संख्याओं का गुणन इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त करके भी किया जा सकता है। जैसे 4 गुना 0.2 का गुणन करने के लिए हम 0.2 को 2/10 के रूप में व्यक्त करेंगे। फिर हम पूर्ण संख्या 4 और भिन्न के अंश 2 का गुणन कर परिणाम का अंश प्राप्त कर लेंगे 8 और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 8/10, जिसे हम 0.8 के रूप में व्यक्त करते हैं। भिन्नों के गुणन की एक और आकर्षक विधि है। इस विधि में हम गुणा की जाने वाली संख्याओं को एक के नीचे एक लिखते हैं। फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं की भांति गुणन करते हैं। यहाँ परिणाम प्राप्त करने के बाद हम गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 4 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई अंक नहीं होगा और 0.2 में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है। इस तरह से दोनों संख्याओं में कुल 1 अंक दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम परिणाम में दाईं ओर से 1 अंक गिनकर इसके पहले दशमलव बिंदु रखते हैं।
चूंकि यहाँ एक ही अंक है, इसलिए हम इसके पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि दशमलव बिंदु के पहले पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के पहले शून्य रखते हैं। इस तरह से हमें 4 गुना 0.2 का परिणाम प्राप्त होगा 0.8। इसी तरह क्या आप 2.005 गुना 6 का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे हल करें। यहाँ हम दोनों संख्याओं को एक के नीचे एक लिखेंगे, फिर हम इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद 3 धन 0 बराबर 3 अंक है, इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 12.030 या इसे ही हम 12.03 लिख सकते हैं। क्योंकि दशमलव बिंदु के अंतिम शून्यतर अंक के बाद शून्य लगाने से या हटाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम भिन्नों को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें एक प्रतिरूप देखने मिलता है। आइए इसे समझें। जैसे मान ले हमें 2.3578 को 10 से गुणन करना हो तो इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 23.578। यहाँ अगर हम देखें तो गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 और परिणाम के अंक तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक गया है। इसी तरह अगर हम 2.3578 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें परिणाम में गुणन की जाने वाली संख्या 2.3578 के ही अंक मिलेंगे, लेकिन अब की बार दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर सरक गया है। क्या अब आप 2.3578 गुणा 1000 का परिणाम बिना गुणन किए ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ भी संख्या के अंक वैसे के वैसे रखेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु 3 स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। इससे आपको क्या पता चलता है? चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 से गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से गुणा किया जाता है तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान होते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान दाईं ओर सरकता है जितने एक पर शून्य होते हैं। इससे अब आप जान गए होंगे कि पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का गुणन कैसे किया जाता है। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अगले वीडियो में देखेंगे 2 दशमलव संख्याओं का गुणन। पिछले वीडियो में हमने सीखा दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या का गुणन। अब आइए सीखें 2 दशमलव संख्याओं का गुणन कैसे किया जाए। मान लीजिए हमें 0.2 गुणा 0.2 का गुणनफल प्राप्त करना है। क्या इसका परिणाम 0.4 होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहली संख्या 0.2 है, जिसे भिन्न के रूप में 2/10 लिखा जा सकता है। इसे निरूपित करने के लिए हम एक वर्ग को इकाई मानकर इसके क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली 10 बराबर भागों में बांटेंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह दूसरी संख्या है 0.2 यानी कि 2/10। इसे निरूपित करने के लिए हम एक और वर्ग लेंगे। इसे ऊर्ध्वाधर रूप से यानी वर्टिकली 10 बराबर भागों में बांटेंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इस तरह से 0.2 गुणा 0.2 को ही हम 2/10 गुणा 2/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। 2/10 गुणा 2/10 का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम दोनों वर्गों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करेंगे। इससे हमें कुल 100 बराबर भाग प्राप्त होंगे। 2/10 गुणा 2/10 का परिणाम दोनों वर्गों का उभयनिष्ठ भाग होगा। क्या आप बता सकते हैं यह दोनों वर्गों का उभयनिष्ठ भाग क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। यह दोनों वर्गों में 100 में से 4 भाग उभयनिष्ठ है, जिसे हम भिन्न के रूप में 4/100 और दशमलव रूप में 0.04 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। क्योंकि व्यक्त किए चित्र में प्रत्येक छोटा वर्ग
कुल वर्ग का 1/100 भाग है, यानी 0.01 है। चूँकि यहाँ 100 में से 4 छोटे वर्ग उभयनिष्ठ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल वर्ग का 4/100 भाग यानी 0.04 भाग उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.2 गुणा 0.2 बराबर है 0.04 के। अब आप जान गए होंगे कि 0.2 गुणा 0.2 बराबर 0.4 नहीं है, बल्कि 0.04 होता है। इस तरह से हमें दो दशमलव संख्याओं का गुणन करने की एक विधि प्राप्त होती है, जिसमें हम दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, फिर इनका गुणन करते हैं और फिर से प्राप्त परिणाम को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि 0.2 गुणा 0.2 बराबर 0.04। दो दशमलव संख्याओं का गुणन पूर्ण संख्याओं के गुणन की तरह ही किया जा सकता है। इसमें हम दोनों दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक रखेंगे, फिर हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 4। फिर हम देखेंगे कि गुणन की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल 1-1 बराबर 2 अंक है, इसलिए हमें परिणाम में दाएं से 2 अंकों के पहले दशमलव बिंदु रखना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ हम दशमलव बिंदु कहाँ रखेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि हमें दाएं से 2 अंक पहले दशमलव बिंदु रखना है, लेकिन 4 के बाईं ओर कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इस स्थान पर स्थानधारक 0 का प्रयोग करेंगे। फिर हम इस 0 के बाईं ओर दशमलव बिंदु रखेंगे। चूंकि यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर 0 रखेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 0.04। प्रयास कीजिए। 0.25 गुणा 0.3 का परिणाम क्या होगा? तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का गुणन। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। दशमलव संख्याओं के गुणन के उदाहरण। हरीश ने दुकानदार से 100 चॉकलेट खरीदी। यदि चॉकलेट का मूल्य 2.50 रुपए हो तो उसे दुकानदार को कितनी धनराशि अदा करनी होगी? चूंकि हरीश ने 100 चॉकलेट खरीदी है और प्रत्येक चॉकलेट 2.50 रुपए की है, इसलिए कुल धनराशि पता करने के लिए हमें चॉकलेट की संख्या और प्रत्येक चॉकलेट का मूल्य इनका गुणन करना होगा, यानी कि 100 और 2.50 का गुणन करना होगा। तो आइए 100 गुणा 2.50 का गुणनफल ज्ञात करें। क्या आप बता सकते हैं यह गुणन हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 2.50 में 0 एक स्थानधारक यानी प्लेस होल्डर है। चूंकि यह संख्या के अंत में है, इसलिए हम इसे निकाल सकते हैं। 0 को निकालने पर गुणन बन जाएगा 100 गुणा 2.5। अब हमें इसका गुणनफल प्राप्त करना है। 2.5 का भिन्न में परिवर्तन होगा 25/10, इसलिए हम गुणन को 100 गुणा 25/10 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुणा किया जा रहा है। इसका गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण संख्या और भिन्न के अंश का गुणा करेंगे और हर से विभाजित करेंगे, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 250। अगर हम 100 गुणा 2.50 बराबर 250 को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान हैं, लेकिन दशमलव बिंदु 2 स्थान दाईं ओर सरक गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी दशमलव संख्या को 100 से गुणा करना हो तो दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि हरीश ने दुकानदार को 250 रुपए अदा करने होंगे। अगला उदाहरण, यदि पेट्रोल का दाम 89.06 रुपए प्रति लीटर है तो 3.4 लीटर पेट्रोल के लिए कितना मूल्य चुकाना होगा? चूंकि पेट्रोल का दाम 89.06 रुपए प्रति लीटर है और हमें 3.4 लीटर का मूल्य प्राप्त करना है, इसलिए हम 89.06 रुपए को
3.4 से गुना करेंगे। चूँकि गुणन क्रम विनिमेय है, यानी किसी भी क्रम में किया जा सकता है, इसलिए हम इस गुणन को 89.06 रुपए गुना 3.4 भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से परिणाम प्राप्त करना अधिक आसान बन जाएगा। गुणनफल प्राप्त करने के लिए पहले हम 89.06 और 3.4 के दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर इनका पूर्ण संख्याओं के भांति गुणा करेंगे, यानी कि हम 7906 गुना 34 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यह गुणनफल निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसका परिणाम आएगा 2,68,804। अब हम देखते हैं कि 89.06 और 3.4 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल 2 धन 1 बराबर 3 अंक है। इसलिए हम परिणाम में दाएं से 3 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु रखेंगे। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 268.804। इसलिए 89.06 रुपए गुना 3.4 बराबर है 268.804 रुपए, यानी कि 3.4 लीटर पेट्रोल के लिए 268.804 रुपए मूल्य चुकाना होगा। अगला उदाहरण 0.04 गुना 0.07 का परिणाम ज्ञात कीजिए। आइए इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित कर हल करें। 0.04 बराबर 4/100 और 0.07 बराबर 7/100। 0.04 गुना 0.07 बराबर 4/100 गुना 7/100 बराबर 4 गुना 7 बटे 100 गुना 100 बराबर 28/10,000। जरा सोचिए, अब हम दशमलव बिंदु कहाँ व्यक्त करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह 10,000 में 1 के बाद कुल 4 अंक है, इसलिए हम अंश में दाएं से बाएं 4 स्थानों के पहले दशमलव बिंदु रखेंगे। चूँकि यहाँ 2 स्थान खाली है, इसलिए इनके स्थान पर स्थान धारक 0 रखेंगे। इसी तरह इकाई का स्थान भी खाली है, इसलिए इस स्थान पर भी 0 रखेंगे। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के गुणन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर के दर से 11.5 लीटर दूध बेचा। पता कीजिए दूध वाले को कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी। दूध वाले ने 55.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 11.5 लीटर दूध बेचा। उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई होगी? यह पता करने के लिए हमें 11.5 गुना 55.5 रुपए का परिणाम ज्ञात करना होगा। परिणाम ज्ञात करने के लिए पहले हम इनका दशमलव बिंदु नजरअंदाज कर गुणा करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 63,825। फिर हम देखते हैं कि 11.5 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 1 अंक है और 55.5 में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 1 अंक है, यानी कि गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल 2 अंक है। इसलिए हम परिणाम में सबसे दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर दशमलव बिंदु व्यक्त करेंगे। इससे हमें सही परिणाम प्राप्त होगा 638.25, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। कुछ बच्चे दशमलव बिंदु को रखते समय दाईं से अंक ना गिनकर बाईं से गिनते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 63.825, जो कि 11.5 गुना 55.5 रुपए का गलत हल है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि दशमलव संख्या के गुणन को हल करने के लिए गुणा की जाने वाली संख्याओं के पूर्ण भागों का और पूर्ण से कम भागों का गुणा अलग अलग किया जा सकता है। जैसे 11.5 गुना 55.5 रुपए को हल करने के लिए 11 और 55 का गुणा किया जा सकता है और 0.5 और 0.5 का गुणा किया जा सकता है। पूर्ण भागों के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 565 और पूर्ण से कम भागों का गुणनफल प्राप्त होगा 0.25। फिर दोनों को जोड़ दिया जाता है और परिणाम प्राप्त किया जाता है 565.25। यह भी एक गलत धारणा है। इससे ऑप्शन 3
यह गलत जवाब दिया जाता है। ध्यान रहे, इस प्रकार गुणा करना गलत है। मिथ्या धारणा 2। एक दिन शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा, क्या दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है? इस पर अमित ने जवाब दिया हाँ और निशा ने जवाब दिया नहीं। तो बताइए कौन सही है? कई बार बच्चों की यह धारणा होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। अगर उन्हें इसे सत्यापित करने के लिए कहा जाए तो वे दो पूर्ण संख्याओं के गुणन का उदाहरण देते हैं, जैसे 7 गुना 10 बराबर 70, 10 गुना 10 बराबर 100, 5 गुना 7 बराबर 35 इत्यादि, और बताते हैं कि इन सभी का परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या है। लेकिन यह एक गलत समझ है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जरूर एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन क्या दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक बड़ी संख्या होती है? विचार करें। अब आपको जरूर समझ आया होगा कि दशमलव संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होती। जैसे 0.2 गुणा 0.4 बराबर है 0.08 के, जो कि एक छोटी संख्या है। इसलिए सही समझ यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक बड़ी संख्या नहीं होती। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एक बड़ी संख्या भी हो सकती है और एक छोटी संख्या भी हो सकती है। जैसे 1.2 गुणा 2.4 बराबर 2.88। यहाँ 2.88 दोनों संख्याओं से बड़ी है। 0.12 गुणा 2.4 बराबर 0.288। यहाँ 0.288 0.12 से बड़ी है, लेकिन 2.4 से छोटी है। 0.12 गुणा 0.24 बराबर 0.0288। यहाँ 0.0288 दोनों संख्याओं से छोटी है। इन मिथ्या धारणाओं के साथ अक्सर एक साधारण गलती भी की जाती है। दशमलव संख्याओं का योग या व्यवकलन करते समय जैसे दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है, ठीक वैसे ही गुणन करते समय भी दशमलव बिंदु को नीचे लिया जाता है। यानी कि बच्चे दशमलव स्थानों की गिनती नहीं करते। इससे गलत परिणाम प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि गुणा की जाने वाली दशमलव संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की गिनती की जाती है और गुणा की जाने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के बाद कुल कितने अंक है यह पता किया जाता है। फिर परिणाम में दशमलव बिंदु रखते समय दाएं से उतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु व्यक्त किया जाता है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के गुणन से संबंधित मिथ्या धारणाएं और संख्याओं का विभाजन। मनीषा ने दुकान से 3 एक जैसे रुमाल लिए। इन्हें सजाने के लिए उसने इनके चारों ओर लेस लगाई। अगर उसने तीनों रुमाल को लगाने के लिए 4.26 मीटर लंबी लेस का प्रयोग किया होगा, तो उसने प्रत्येक रुमाल के लिए कितनी लेस का प्रयोग किया होगा? यह पता करने के लिए हमें 4.26 को 3 से विभाजित करना होगा। यहाँ हमें दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से विभाजित करना होगा। आइए इसे हल करें। अगर हम एक वर्ग को एक इकाई मानते हैं तो पहली संख्या 4.26 हमें बताती है हमें कितने वर्ग छायांकित करने हैं, और दूसरी संख्या 3 हमें बताती है हमें छायांकित भागों को कितने बराबर भागों में बांटना है। 4.26 को निरूपित करने के लिए हम 4 पूर्ण वर्ग और 1 वर्ग का 2 दशांश और 6 शतांश भाग छायांकित करेंगे। अब आइए 4.26 को 3 बराबर भागों में विभाजित करें। क्या आप बता सकते हैं हम 4 इकाइयों को 3 बराबर भागों में कैसे विभाजित करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम प्रत्येक भाग में एक एक इकाई रख सकते हैं। ऐसा करने पर एक इकाई शेष रहेगी। इसे विभाजित करने के लिए हमें इसे दशांश भागों में बांटना होगा। अब यहाँ कुल 10 जमा 2 यानी कि 12 दशांश भाग है। इसे 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में 4 दशांश आएंगे। हम बचे 6 शतांश को भी 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इससे प्रत्येक भाग में 2 शतांश आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक भाग में एक इकाई है।
4 दशांश है और 2 शतांश है। इस तरह से प्रत्येक भाग होगा 1.42। हम कह सकते हैं कि 4.26 विभाजित 3 बराबर 1.42। यानी कि मनीषा ने प्रत्येक रुमाल के लिए 1.42 मीटर लेस का प्रयोग किया होगा। गणित में दशमलव संख्याओं का विभाजन करने के लिए पहले हम इन्हें भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, फिर हम इनका विभाजन करेंगे। भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम विभाजित की जाने वाली संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से इसे गुणा करते हैं। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त होगा 1.42। अब मान लीजिए उसने तीनों रुमाल के लिए 4.27 मीटर लेस का प्रयोग किया होता, तो उसे प्रत्येक रुमाल के लिए कितनी लेस आवश्यक होती? चलिए ज्ञात करें। इसके लिए हम 4.27 को 3 से भाग देंगे। 4.27 विभाजित 3 बराबर 427/100 विभाजित 3/1 बराबर 427/3 गुना 100 बराबर 427/3 गुना 1/100। अब चलिए 427 को 3 से भाग दे। भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है 142, लेकिन यहाँ शेष शून्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम भाग दी जा रही संख्या के दाईं ओर दशमलव बिंदु रखते हैं और इसके बाद एक शून्य लेते हैं। अब आप जरूर जानते होंगे कि इस प्रकार शून्य लेने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता। अब हम इस शून्य को नीचे शेष के दाईं ओर रखेंगे, जिससे संख्या बन जाएगी 10। चूँकि हम दशमलव के बाद वाले अंकों का विभाजन कर रहे हैं, इसलिए अब हम भागफल में भी अंतिम अंक के दाईं ओर दशमलव बिंदु रखेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 को 3 से गुणा करने पर हमें 10 के निकटतम मान वाली लेकिन छोटे मान वाली संख्या प्राप्त होती है 9। इसलिए हम भागफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 3 लिखेंगे और शेष 10 से 9 को घटाएंगे। अब फिर से हमें शेष 1 प्राप्त होगा। फिर से हम भाग दी जाने वाली संख्या में शून्य लेंगे, फिर से शेष बन जाएगा 10 और फिर से हम विभाजन दोहराएंगे। इस प्रकार हम विभाजन करते जाएंगे तो हमें भागफल में इस प्रकार संख्या प्राप्त होगी। यह कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए हम संख्या को जरूरत के अनुसार जितने चाहिए उतने अंक तक ही सीमित रखते हैं। जैसे यहाँ हम 142.3 तक ही लेंगे। तो अब हम 4.27 विभाजित 3 को 142.3 गुना 1/100 लिख सकते हैं। इसे ही हम 142.3/100 इस प्रकार लिखते हैं। 100 से विभाजन करने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 1.423। अब आइए जाने एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे विभाजित किया जाता है। एक व्यक्ति 7.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसे इतनी दूरी तय करने के लिए 1.2 घंटे समय लगता है, तो प्रति घंटे में वह कितनी दूरी तय कर पाएगा? यह पता करने के लिए हमें 7.2 किलोमीटर को 1.2 घंटे समय से विभाजित करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से विभाजित कर रहे हैं। आइए 7.2 विभाजित 1.2 का भागफल प्राप्त करें। 7.2 विभाजित 1.2, इस विभाजन का अर्थ है 7.2 में से 1.2 के कितने समूह बनाए जा सकते हैं। तो आइए पहले विभाजित की जाने वाली संख्या को निरूपित करें। यह हम इस प्रकार करेंगे। आइए इनमें से 1.2 यानी कि 1 इकाई और 2 दशांश लेकर एक समूह बनाएं। इस प्रकार हम 7.2 में से 1.2 के 6 समूह बना सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7.2 विभाजित 1.2 बराबर 6 है। भागफल प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि हम विभाजन की जाने वाली दशमलव संख्याओं को भिन्नों के रूप में लिखें। 7.2 को 72/10 लिखा जा सकता है और 1.2 को 12/10 लिखा जा सकता है। 72/10 विभाजित 12/10। क्या अब आप बता सकते हैं
हम भिन्नों का यह विभाजन कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। सही पहचाना। हम पहली संख्या को वैसा का वैसा रखेंगे और इससे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करेंगे। अब 10 को 10 से विभाजित कर इनको रद्द किया जा सकता है। अब विभाजन बन जाएगा 72 विभाजित 12। इसका परिणाम है 6। इसलिए व्यक्ति प्रति घंटे 6 किलोमीटर दूरी तय करता होगा। इसी को आसानी से करने का एक और तरीका है कि हम 7.2 और 1.2 को एक के नीचे एक अंश और हर के रूप में लिखें। अब हम प्रयास करेंगे कि हर एक पूर्ण संख्या हो। इसके लिए हम हर को 10 से गुणा कर सकते हैं। मान समान रखने के लिए हमें अंश को भी 10 से गुणा करना होगा। इस तरह से 1.2 को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। चूँकि अब दशमलव बिंदु के बाद कोई भी अंक नहीं है, इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी तरह अंश में हमें संख्या प्राप्त होगी 72। अब हम 72 को 12 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 6। अब आइए देखें दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000 जैसी संख्याओं से विभाजित करने की एक आकर्षक विधि। यह दशमलव संख्या 3316.4 को 10, 100, 1000, 10,000 से विभाजित कर इनके परिणाम व्यक्त किए गए हैं। मजेदार बात यह है, विभाजित की जाने वाली संख्या और परिणाम में अंक समान हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 10 से गुणज में जितने शून्य हैं, दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं ओर सरकता दिखाई देता है। जैसे 10 में एक शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु एक स्थान से बाईं ओर सरका। 100 में 2 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 2 स्थान बाईं ओर सरका है। इसी प्रकार 1000 में 3 शून्य है, इसलिए दशमलव बिंदु 3 स्थान बाईं ओर सरका है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं कि 10,000 से विभाजन करने पर दशमलव बिंदु 4 स्थान बाईं ओर सरक गया है। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब किसी दशमलव संख्या को 10 या 10 के गुणज जैसे 100, 1000, 10,000 से विभाजित किया जाए तो परिणाम और दशमलव संख्या के अंक समान रहते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं ओर सरकता है जितने एक पर शून्य होते हैं। तो आज हमने सीखा दशमलव संख्याओं का विभाजन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से के विभाजन के उदाहरण। मनीष ने अपने घर की दीवारों को पेंट किया। उसे 4 एक जैसी दीवारों को पेंट करने के लिए 7.92 लीटर रंग की जरूरत पड़ी। यदि उसने सभी दीवारों के लिए बराबर मात्रा में रंग का प्रयोग किया होगा तो उसके द्वारा प्रत्येक दीवार के लिए प्रयोग की गई रंग की मात्रा ज्ञात कीजिए। उदाहरण से पता चलता है कि मनीष ने 4 दीवारों को पेंट किया, जिसके लिए उसे कुल 7.92 लीटर रंग की जरूरत पड़ी। उसे एक दीवार को पेंट करने के लिए कितना रंग लगा, यह पता करने के लिए हमें 7.92 को 4 से विभाजित करना होगा। तो आइए 7.92 विभाजित 4 का भागफल ज्ञात करें। हम 7.92 को 792/100 इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से विभाजन बन जाएगा 792/100 विभाजित 4। विभाजन का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या 792/100 को वैसा का वैसा लिखेंगे और इससे दूसरी संख्या 4 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/4 से गुणा करेंगे। 792/100 गुना 1/4 बराबर 792 गुना 1/100 गुना 4। इसी को हम 1 गुना 792/100 गुना 4 लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं 792 गुना 1 बराबर 1 गुना 792 क्यों लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। क्योंकि दो संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, यानी कि किसी भी क्रम में किया जा सकता है। 1 गुना 792/100 गुना 4, इसी को हम 1/100 गुना 792/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। 792 को 4 से विभाजित करने पर परिणाम प्राप्त होगा 198 और 1/100 गुना 198 बराबर 1.98।
इसलिए हम कह सकते हैं कि मनीष को एक दीवार पेंट करने के लिए 1.98 लीटर रंग लगा। अगला उदाहरण, एक हवाई जहाज 2.3 घंटे में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पता कीजिए वह प्रति घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता होगा। उदाहरण से यह पता चलता है कि हवाई जहाज 2.3 घंटे समय में 3076.48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हमें पता करना है कि वह प्रति घंटे में कितने किलोमीटर दूर जाता है, तो इसके लिए हमें 3076.48 को 2.3 से विभाजित करना होगा। तो आइए 3076.48 विभाजित 2.3 का परिणाम ज्ञात करें। दो दशमलव संख्याओं का विभाजन करने का हम एक और तरीका देखेंगे। पहले हम इस विभाजन को 3076.48 बटे 2.3 इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखेंगे। फिर हम हर को एक पूर्ण संख्या में परिवर्तित करेंगे। जरा सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो अंश और हर के अंक तो समान रहेंगे, लेकिन दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरक जाएगा। 23 के बाद दशमलव बिंदु है और इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ दशमलव संख्या का सिर्फ पूर्ण भाग ही है, इसलिए हम दशमलव बिंदु को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अगर यह अंश और हर का दशमलव बिंदु एक स्थान से दाईं ओर सरकाया जाए तो हमें हर के स्थान पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब हम 30,764.8 को 23 से विभाजित करेंगे। आइए इसे लंबे भाजन यानी लॉन्ग डिवीजन से हल करें। यहाँ 30,764.8 भाज्य है और 23 भाजक। विभाजन करने के लिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ भाज्य का पूर्ण भाग भाजक से छोटा है या बड़ा। यहाँ 30,764 23 से बड़ा है, इसलिए हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पूर्ण भाग को विभाजित करने पर हमें भागफल का पूर्ण भाग 1337 प्राप्त होगा और शेष 13 बचेंगे। अब अगला अंक 8 है जो दशमलव बिंदु के बाद है, इसलिए हम भागफल के पूर्ण भाग के बाद दशमलव बिंदु रखेंगे और 8 को नीचे लेंगे। इससे अब संख्या बनी 138। अब हम 138 को 23 से विभाजित करेंगे। 23 गुना 6 करने पर हमें 138 प्राप्त होता है, इसलिए भागफल में दशमलव बिंदु के बाद 6 लिखेंगे और 138 से 138 का व्यवकलन करेंगे। यहाँ शेष 0 है। इस तरह से हमने 30,764.8 विभाजित 23 का परिणाम प्राप्त कर लिया है 1337.6। तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज प्रति घंटे 1337.6 किलोमीटर दूर जाता है। तो आज हमने देखे दशमलव संख्याओं के विभाजन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणा, संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। हर्षिता एक वॉल हैंगिंग बना रही है। उसने 6.6 मीटर लंबी रिबन ली और वह इसके 330 भाग बनाना चाहती है। पता कीजिए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। विभाजन करते समय छात्रों में अक्सर यह गलत धारणा होती है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, इसलिए वे 330 को 6.6 से विभाजित करते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 50, जो कि एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। यहाँ हर्षिता ने 6.6 मीटर को 330 भागों में विभाजित किया है, इसलिए प्रत्येक भाग की लंबाई 6.6 विभाजित 330 से प्राप्त की जाएगी। यह विभाजन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो रोककर इसे समझिए। 6.6 विभाजित 330 बराबर 0.02। इस तरह से प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी 0.02 मीटर। मिथ्या धारणा 2। रोशन और मोहन विभाजन की समझ पर चर्चा कर रहे थे। रोशन ने कहा कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है, जबकि मोहन ने कहा कि विभाजन का परिणाम
एक बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो बताइए कौन सही है? कुछ छात्रों को यह मिथ्या धारणा होती है कि गुणन का परिणाम हमेशा एक बड़ी संख्या होती है। इसी प्रकार उन्हें यह भी मिथ्या धारणा होती है कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या होती है। आइए इस मिथ्या धारणा को दूर करें। अगर हम 6 को 2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होता है 3, लेकिन अगर हम 6 को 0.2 से विभाजित करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 30। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन का परिणाम हमेशा एक छोटी संख्या नहीं हो सकती, यानी कि रोशन की समझ गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। चूंकि मोहन ने सही समझा कि विभाजन का परिणाम एक बड़ी संख्या भी हो सकती है, इसलिए मोहन की समझ सही है। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं के विभाजन से संबंधित मिथ्या